हेलो भाइयों, वेलकम टू एएस नोवेल वर्स। यहाँ आपको मिलेगी ओरिजिनल एंड हाई क्वालिटी ऑडियो बुक्स जहाँ इमेजिनेशन, इमोशन और थ्रिल एक साथ आता है। 18+ ऑडियो बुक कलेक्शन, ऑल हरेम सिस्टम स्टोरीज, वैसे इटर्नल बॉन्ड सिस्टम, डुअल कल्टीवेशन सिस्टम सब अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ 99 रुपीज़ मंथली में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में भी दिया है। अगर आपको इंटेंस, रोमांटिक और सिस्टम बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल एएस नोवेल वर्स को सब्सक्राइब करो और पिन कमेंट को राइट शिफ्ट करके हाइप बढ़ाओ। चलो कहानी शुरू करते हैं। अमन ने नेहा के वेचिट पर उसे जोड़ने को पहले हुई बात की भरपाई की कोशिश समझा। इस वजह से वह इतना उत्साहित था कि उस रात ठीक से सो नहीं पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन लगातार चलने वाली ड्रिल्स अभ्यास के दौरान उसने कुछ हिस्सों में गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से उसे ड्रिल इंस्ट्रक्टर के गुस्से का पूरा प्रहार झेलना पड़ा। ड्रिल्स खत्म होने के बाद कमरे की ओर लौटते वक्त रास्ते में ही काओ जियानहुई ने उसके कंधे पर थपकी दी। बॉस, अभी तुम काफी थके हुए लग रहे थे। क्या हुआ? कल वाली घटना की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहे? उसने अपने रूममेट की तरफ एक बेशर्म मुस्कान के साथ पूछा। ध तेरी की, दूर हटो। अमन ने गुस्से में अपने दोस्त की तरफ पैर चलाया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जिसका दिमाग पूरे दिन लड़कियों के ख्यालों में ही रहता हो। बिल्कुल तुम मेरी तरह नहीं हो। आखिर लड़कियां खुद तुम्हारे पास आती हैं। वैसे क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? काओ जियानहुई अचानक रुक गया। फिर वह आगे झुका और अमन के कान में फुसफुसाया, भाई वह कमाल की लड़की है। अगर तुमने उसे मना किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। काओ जियानहुई की उंगली के इशारे की तरफ देखते हुए अमन को आर्मी यूनिफॉर्म में वही डरावनी रिया दिखी। उसका चेहरा देखते ही उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और तुरंत मुड़कर जाने लगा। ये देखकर कि अमन उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है, रिया जो पहले से ही खराब मूड में थी आग बबूला हो गई। वह दौड़ने लगी और उसके पास पहुंचकर उसके रास्ते के सामने कूद गई ताकि वह किसी काय की तरह भाग न सके। अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम हर 2-3 दिन में मेरे सामने क्यों आ टपकती हो? मैं एक व्यस्त इंसान हूं, समझे? उसे रूखा जवाब देकर अमन ने काओ जियानहुई का हाथ खींचा और तेजी से अपने हॉस्टल की ओर बढ़ने की कोशिश की। कमीने कहीं के, रिया ने गाली देते हुए एक बार फिर उसका रास्ता रोका। मेरे पास वाकई चर्चा करने के लिए कुछ जरूरी बात है। उस खूबसूरत लड़की के वहां अचानक आने से वहां से गुजर रहे कई लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ लोग तो अपने फोन के कैमरों से रिया द्वारा अमन का रास्ता रोकने के दृश्य की तस्वीरें भी खींचने लगे। जब उसने दूसरी बार उसे रोका तो गुस्से के मारे अमन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। हालांकि आसपास इतने सारे छात्रों को देखकर उसके पास रुकने और उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक गहरी आह भरी। क्या बात है? जल्दी बताओ, उसने रूखे लहजे में कहा। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे अभी खाना खाने जाना है। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी, रिया ने जवाब दिया और आगे बढ़ने लगी। अमन अपनी जगह पर खड़ा रहा। अगर तुम यह नहीं बताओगी कि तुम क्या चाहती हो तो मैं जा रहा हूं। वह विपरीत दिशा में अपने हॉस्टल की ओर चलने लगा। ये देखकर कि अमन सरेआम उसकी बेइज्जती कर रहा है, रिया के मन में उसका गला घोंट देने की इच्छा हुई। यह आदमी कोई मामूली कमीना नहीं है, उसने सोचा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं तुम्हें मिस लिंग नाम की महिला के बारे में बताने वाली थी, उसने कहा। अगर तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुम उस तरफ चलना जारी रख सकते हो। जैसे ही अमन के दिमाग में वो शब्द गूंजे, उसने तुरंत यू टर्न लिया। उस नाम को सुनते ही उसके भीतर जैसे कुछ ठहर सा गया। 2 लंबी गहरी सांसें लेकर और अपने मन में उठ रहे जज्बातों को दबाते हुए वह रिया के पास पहुंच गया। काओ जियानहुई समेत वहां खड़े लोग उन दोनों को फटी आंखों से देखते रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही रिया और अमन मुड़कर ओझल हुए, काओ जियानहुई ने कहा, उस लड़के के पीछे जरूर कोई कहानी है। मुझे पता है। अमन का व्यवहार इतनी जल्दी बदलते देख रिया अपनी शरारती मुस्कान नहीं रोक पाए। उसके मान जाने के बावजूद उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ तेजी से चलती रही। पहचाने जाने से बचने के लिए उसने जानबूझकर अपनी टोपी चेहरे की ओर नीचे खींच ली। इतना ही नहीं, उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए चश्मा भी पहन लिया। तुम मुझसे किस बारे में बात करने वाली थी? अमन ने आखिरकार रिया के पास पहुंचकर पूछा। इस लड़की को भेड़िए जैसी भूख लगी है।
मैं तभी मुंह खोलूंगी जब तुम मुझे डिनर कराने के लिए तैयार होगे। क्या तुमने पहले मुझे डिनर पर ले जाने की बात नहीं कही थी? अमन ने निराशा से पूछा। कोई लड़की इतनी चालाक कैसे हो सकती है? वॉलेट भूल गई, रिया ने अमन की तरफ तिरस्कार से देखते हुए जवाब दिया। और क्या ये नियम नहीं है कि लड़कों को हमेशा लड़की के डिनर का बिल भरना चाहिए? आखिरकार अमन के पास सहमत होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। इससे रिया का मूड बहुत अच्छा हो गया। उसे लगा जैसे उसने आखिरकार अमन पर जीत हासिल कर ली है। और इस तरह वे दोनों कैंपस के पास स्थित एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचे। उन्होंने भोजन के लिए एक प्राइवेट केबिन भी मांगा। शिष्टाचार का नाटक छोड़ते हुए रिया ने मेन्यू उठाया और अमन की राय पूछे बिना ही सबसे महंगे व्यंजन ऑर्डर करने शुरू कर दिए। अमन, जिसे खाने पीने की ज्यादा परवाह नहीं थी, उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। खाना आने का इंतजार करते हुए उसने रिया से सवाल किया, तो बताओ कि तुम मुझसे पहले क्या बात करना चाहती थी? अमन, मैं तुमसे और तुम्हारे इस बेकार बर्ताव से बहुत नाराज हूं। तुम्हें सरेआम मेरी बेइज्जती करना इतना क्यों पसंद है? रिया जाहिर तौर पर अपना मुख्य कार्ड इतनी आसानी से नहीं खोलने वाली थी। कम से कम तब तक नहीं जब तक वह उसे थोड़ा और परेशान न कर ले। मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ, मैं इस बात से बहुत चिढ़ी हुई हूँ कि मुझे अभी भी तुम्हारे साथ और तुम्हारी इन बकवास बातों से निपटना पड़ रहा है। तुम चाहती क्या हो? अमन उस लड़की को लेकर सावधान होने लगा, खासकर कल की घटना को याद करते हुए। फिर उसने चेतावनी दी, अगर तुम किसी गलत इरादे से यहाँ हो तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। बताओ, तुमने मुझ पर बदला लेने की कितनी बार कोशिश की है? तुम्हारे सिर्फ एक लड़की होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पूरी तरह से लैंगिक समानता में विश्वास रखता हूँ। अगर तुमने कुछ अजीब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मारने में संकोच नहीं करूंगा। क्या तुम अभी भी जिंदा नहीं हो? उसने कड़क कर कहा। रिया को वह समय याद आया जब जिन किकाई ने अपने आदमियों को अमन पर हमला करने का आदेश दिया था। कल जो हुआ उसके बाद अब उसे उस कहानी पर यकीन हो गया था कि अमन ने अकेले ही मार्शल आर्ट के छात्रों की पूरी टीम को पूल में फेंक दिया था। यह आदमी पागल है, वह ऐसा कैसे कर पाया? उसने ये हुनर कहाँ से सीखा? हालांकि उसे जिन किकाई के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन कल रात जो उसके साथ हुआ उसके बाद उसे अमन के लिए वैसा महसूस नहीं हुआ। वास्तव में वह उसके सामने सबसे खराब व्यवहार कर रही थी। हालांकि वह सच में उससे नफरत करती थी, लेकिन साथ ही वह उसे लेकर बहुत उत्सुक भी थी। अगर ऐसा न होता तो वह उसे रोकने के बारे में सोचती भी नहीं। अमन का गुस्सा भड़क उठा। तुम ये कह रही हो कि जब तक मुझे चोट न लगे या मैं मर न जाऊं तब तक मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि मेरी जान जाते जाते बची थी? क्या कोई ऐसा नहीं था जिसने तुम्हारी तरफ से पहले ही न्याय कर दिया? रिया ने असंतोष भरे चेहरे के साथ पूछा। रिया जिस किसी का जिक्र कर रही थी उसे अपनी बहन पूजा समझकर अमन ने कहा, कैसा न्याय? अगर मैं मार्शल आर्ट में इतना माहिर नहीं होता तो तुम्हारी बहन के आने तक मैं कब का मर चुका होता। तुम्हारी माँ ने कल रात हमसे बात की थी। शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा कि हमें कुत्तों की तरह डांटा गया था। अगर मुझे सही याद है तो उन्होंने हमें मछलियों को खिलाने तक की धमकी दी थी। क्या? चाय का कप पकड़े हुए अमन का हाथ कांप गया, जिससे शानदार मेजपोश पर चाय की बूंदें गिर गईं। तुमने क्या कहा? अमन की धड़कनें उस महिला के बारे में रिया का जिक्र सुनते ही तुरंत तेज हो गईं। कल की घटना को अस्थायी रूप से भूलकर उसने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम दोनों किससे मिले? लिंग रुनान, रिया ने गुस्से में कहा। तुम्हारी माँ ने न केवल हमें डांटा बल्कि उन्होंने ली डोनशुन की जान लेने की धमकी भी दी। एहे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? इस बदतमीज की हिम्मत कैसे हुई बिना सहमति के उसके हाथ पकड़ने की? मेरा जन्म इस दुनिया में इसलिए नहीं हुआ है कि तुम अपनी खुशी के लिए मुझे जब चाहो पकड़ो और टिटोलो। रिया ने अमन की मजबूत पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन यह व्यर्थ था। वह उसकी बातों पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। उस पल उसका दिमाग सुन्न हो गया था और उसे अपनी वर्तमान भावनाओं को शब्दों में बदलना असंभव लग रहा था। तुम्हारी माँ और लिंग रुनान शब्दों ने उस पर गहरा प्रहार किया था। अमन को इतना जबरदस्त दर्द महसूस हुआ कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे लगा जैसे कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। तो यह महिला पूरे समय उसके साथ ही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उसकी परवाह करती थी। पिछले 2 दशकों में अमन ने कभी महसूस नहीं किया था कि माँ का प्यार कैसा होता है। उस बूढ़े व्यक्ति के अलावा किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी। फिर भी वह माता पिता के स्नेह के लिए तरसता था।
आज पहली बार उसने ऐसा महसूस किया था। हालांकि उसे यह बात रिया के मुंह से पता चली थी, फिर भी वह भावनात्मक रूप से इतना प्रभावित था कि उसकी आंखों से आंसू फूटने ही वाले थे। लेकिन वो वहां क्यों नहीं थी? वह उसे खुश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं आई? वह उसकी परवाह करती थी, लेकिन वह हमेशा साए में छिपी रहती थी, उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। या शायद कोई चीज उसे ऐसा करने से रोक रही थी। या शायद, बस शायद, वो इतनी बेरहम महिला थी कि उसने उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अमन की आंखें लाल हो गईं और कुछ ही देर बाद उसके दोनों गालों पर आंसुओं की एक लकीर लुढ़क गई। रिया के सामने होने के बावजूद वह अपने आंसू नहीं रोक सका। रिया अपने हाथों को अमन की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश पर गुस्से में थी। हालांकि जैसे ही उसने उसके चेहरे के भाव देखे, विशेष रूप से जब उसने उसकी आंखों से अनियंत्रित रूप से बहते आंसू देखे, तो ये भावना जल्दी ही खत्म हो गई। वह अमन की प्रतिक्रिया से इतनी दंग रह गई कि वह भूल गई कि उसने उसके हाथों को कितनी जोर से भींच रखा था। ये पहली बार था जब उसने किसी आदमी को अपने सामने रोते हुए देखा था। उस पल में रिया को अपने दिल में कुछ हलचल महसूस हुई। न जाने क्यों, अमन के चेहरे पर आंसुओं की दो लकीरें देखने के बाद उस आदमी के प्रति उसकी नापसंदगी काफी कम हो गई थी। मुझे एहसास नहीं था कि यह कमबख्त असल में कितना दयनीय है, उसने सोचा। अमन को होश में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। रिया के हाथों पर से अपनी पकड़ ढीली करते हुए उसने अपने आंसू पोंछने के लिए एक नैपकिन उठाया। तभी रिया के फोन ने सन्नाटा तोड़ दिया। अभी अभी एक नया संदेश आया था। उसे पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। मुझे बताओ कि कल रात क्या हुआ था, अमन ने आश्चर्यजनक रूप से शांत भाव से अनुरोध किया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हर छोटी छोटी बात बताओ। ऐसा नहीं कर सकती, रिया ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे अभी ऐसा करने के खिलाफ चेतावनी दी है, उसने हवा में अपना फोन लहराते हुए कहा। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि कोई और तुम्हें ये समझाए। कौन? बिल्कुल मेरी बहन। रिया ने नोटिफिकेशन पॉप अप पर टैप किया। यहाँ देखो, खुद देख लो। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अमन को कुछ मत बताना। ये पूजा द्वारा भेजा गया संदेश था। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कल रात क्या हुआ था, तो तुम्हें खुद मेरी बहन से पूछना चाहिए, रिया ने अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। अब से वह लिंग रुनान का उपयोग करके इस आदमी के साथ खेल सकेगी, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। भले ही उसकी बहन ने वह संदेश न भेजा होता, फिर भी रिया अमन को वह जानकारी नहीं देने वाली थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने उसे वह बता दिया जो वह जानना चाहता है, तो यह आदमी फिर से बदतमीज बन जाएगा, खासकर उसके प्रति। यह अमन की कमजोरी थी और उसे इसे संभाल कर रखना था। अमन ने एक पल के लिए गुस्से में रिया को घूरा और फिर उसकी बहन को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। जैसे ही कॉल का जवाब दिया गया, उसने शत्रुतापूर्ण लहजे में बोलना शुरू किया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वह सब बताओ जो कल रात हुआ था। एक ठंडी आवाज ने उत्तर दिया। प्रेसिडेंट पूजा अभी उपलब्ध नहीं है, वह एक मीटिंग के बीच में है। अमन क्षण भर के लिए दंग रह गया। क्या ये वही नंबर नहीं था जो पूजा ने उसे व्यक्तिगत रूप से दिया था? कोई और फोन क्यों उठा रहा था? उसके चेहरे के भाव देखकर रिया के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह मेरी बहन की असिस्टेंट वान किंग है। तुम्हें इस तरह अपना कॉल टाइम बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। अमन ने हताश होकर फोन काट दिया। आखिरकार व्यंजन आने लगे। उस समय तक अमन को बहुत भूख लग चुकी थी और चूंकि उसका मूड विशेष रूप से अच्छा नहीं था, इसलिए उसने बिना सांस लिए खाना ठूंसना शुरू कर दिया। बात करना तो दूर की बात थी। अरे तुम क्या हो, कोई भूखा भूत? रिया ने कहा। अनुवाद: हंगरी घोस्ट चीनी संस्कृति की एक अवधारणा है जो उन प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है जो जानवरों की तरह तीव्र भावनात्मक जरूरतों, आमतौर पर भोजन के प्रति प्रेरित होते हैं। वह इस बात से परेशान थी कि अमन के खाने के तौर तरीके कितने अभद्र थे। हालांकि उसके ऐसा महसूस करने का एक बड़ा कारण ये था कि वह उसे अनदेखा कर रहा था। बदले के रूप में उसने जानबूझकर सबसे महंगे व्यंजन चुने थे और 2 लोगों की क्षमता से अधिक ऑर्डर दिए थे। उसने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि इस आदमी की भूख आज रात कितनी बड़ी थी। इस गति से यदि वह उसके साथ दावत में शामिल नहीं हुई, तो व्यंजन जल्द ही उसके ब्लैक होल जैसे पेट में गायब हो जाएंगे। अपनी चॉपस्टिक्स उठाते हुए उसने भोजन का एक टुकड़ा छीन लिया जो मूल रूप से अमन की चॉपस्टिक्स के बीच था। उसने जवाब में उसकी ओर देखा, लेकिन 1 सेकंड बाद भी नहीं, उसने खाना खाना जारी रखा।
ये देखते हुए कि अमन उसे कैसे अनदेखा कर रहा था, रिया के पास वह मुख्य कारण उगलने के अलावा कोई चारा नहीं था जिसके लिए उसने आज उसे बुलाया था। पिछली बार जो हुआ था उसके बारे में मेरी बहन ने पहले ही यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से संपर्क किया है, इसलिए उन्हें तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वे लोग अब से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ली जियाकिंग ने वास्तव में जिम किकाई को मार्शल आर्ट क्लब के छात्रों की एक बड़ी टीम इकट्ठा करने का निर्देश दिया था ताकि तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जा सके जिसे तुम भूल न सको। किसने सोचा होगा कि तुम उन सभी को पूल में फेंकने में कामयाब हो जाओगे। फिर भी हमने उनसे निपट लिया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे। रिया एक पल के लिए रुकी और फिर अधिक गंभीर लहजे में आगे कहा, मेरे आज यहाँ होने का कारण तुम्हें ये बताना है कि अतीत के बारे में बहुत अधिक सोचना बंद कर दो। जैसा कि मेरी बहन ने कहा है, वह ली डोंगशुन के पूरे मुद्दे को खत्म करने के लिए तुमसे मिलेगी। ली डोंगशुन का नाम सुनना आग में घी डालने जैसा था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहनों से जुड़ने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब से मैं चाहूंगा कि तुम लोग मुझसे कोसों दूर रहो। भगवान, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी पल दम तोड़ सकता हूं, अमन ने कहा। रिया गुस्से में फट पड़ी, क्या तुम्हारी मुझसे ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? अमन की उसके प्रति अपनी शत्रुता को इस तरह साफ साफ जाहिर करने की हिम्मत कैसे हुई? ओह तुम छोटे चूहे, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी चीज हो, है ना? क्या तुम्हें अंदाजा है कि कितने लोग मेरे और मेरी बहन के पीछे पड़े हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी बहन को तुम्हारा साथ पसंद है? तुम उसे कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अगर कोई जरूरी मुद्दा न होता तो मैं तुम्हारा चेहरा देखने के बारे में सोचती भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, अमन ने आह भरी। अब जब हमने बात कर ली है तो अपना खाना खत्म करने का समय आ गया है। मैं नहाने के लिए जल्दी घर जाना चाहता हूँ। रिया, जो अपने चाय के प्याले से घूंट लेने ही वाली थी, उसने लगभग उसकी सामग्री उसके चेहरे पर फेंक ही दी थी। अब बस बहुत हो गया इस बदतमीज के साथ। जैसे ही अमन अपने हॉस्टल के कमरे के दरवाजे से अंदर घुसा, उसके दोस्त भोजन के टुकड़ों की उम्मीद में आवारा कुत्तों की तरह उसके चारों ओर जमा हो गए। बॉस, कृपया हमें पूरी ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अभी रिया के साथ डेट पर गए थे? काओ जियानहुई ने अमन की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। फिर एक अतिरंजित भाव के साथ उसने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पता है या नहीं, लेकिन हम जिन्हें भी जानते हैं वे रिया को हमारे साल की सबसे हॉट लड़की मानते हैं। उसके पास लुक्स है, और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका शरीर बहुत शानदार है। उसके तुम्हें डिनर पर बुलाने का क्या मतलब है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? चलो भी, हमें हमेशा की तरह अधर में मत छोड़ो। मुंह खोलो, वरना हमारे इस पवित्र निवास से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। सही कहा, अपने पापों को स्वीकार करो, तुम अधर्मी। विरोध करना बेकार है, ली फुमिंग ने एक स्टूल पर अपना पैर शान से रखते हुए कहा। जैसे कि वह किसी आतंकवादी से पूछताछ कर रहा हो, उसने सीधे अमन की आंखों में देखा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम बहुत आगे निकल गए हो। तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हो, जो हमारे लिए एक लक्ष्य ढूंढने तक के लिए पर्याप्त नहीं था, और फिर भी तुम इतनी शानदार जीत के साथ वापस आते हो। यह अपमानजनक है। मेरे बच्चे, सच उगल दो कि तुमने क्या किया। क्या तुम भूल गए कि रिया को बेहतर तरीके से जानने की प्रक्रिया में हमने भी भाग लिया था? अगर तुम नहीं बोलोगे तो हमारी दोस्ती को खत्म समझो, वू लोंगजियांग ने कहा। उसने एक छोटा चाकू निकाला और अमन की जांघ के पास उसे हल्का सा रगड़ते हुए एक दुष्ट मुस्कान दी। या फिर शायद हमें तुम्हारा छोटा अंगी काट देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका काफी रसीला बर्गर बनेगा। काओ जियानहुई ने वू लोंगजियांग के सिर पर एक चपत लगाई। अरे, क्या तुम अब हद पार नहीं कर रहे हो? तुम इतनी घिनौनी चीज कैसे सोच सकते हो? क्या तुम थोड़ा और गंभीरता से व्यवहार कर सकते हो? मैं जो कह रहा हूं उसे लेकर मैं पूरी तरह गंभीर हूं भाई। वू लोंगजियांग ने अपने सिर की मालिश करते हुए विरोध किया। काओ जियानहुई और वू लोंगजियांग के बीच की इस छोटी सी लड़ाई का फायदा उठाते हुए अमन ने उनके घेरे से बाहर निकलने का रास्ता बनाया और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। उसे बस मुझे कुछ बताना था और ऐसा हुआ कि मैं भी उसके साथ अपनी बातें साफ करना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है हम कौन हैं? 3 साल के बच्चे, काओ जियानहुई ने अमन के पास गुस्से में बैठते हुए कहा। हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम बाजी मार लोगे। जैसा कि तुम जानते हो, भले ही वह अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उसकी चमक यूनिवर्सिटी की टॉप सुंदरियों के लगभग बराबर है। वास्तव में बहुत से लोग सोचते हैं कि लुक्स के मामले में वह नेहा से बस थोड़ी ही पीछे है।
अगर हम उसके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो भगवान के लिए वह एक बेहद आलीशान स्पोर्ट्स कार चलाती है। जब तुम्हारे सामने ऐसी शानदार लड़की खुद आए तो मेरा कहना है कि तुम्हें इसे हासिल कर लेना चाहिए, वरना तुम्हारे दोस्तों के रूप में हमारी हंसी उड़ेगी। बॉस, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, तुम रिया को हासिल कर लोगे, है ना? हमारे हॉस्टल की शान के लिए नहीं, हमारी क्लास की शान के लिए। ली फुमिंग भी अमन के बगल में बैठ गया और हवा में मुक्का लहराया। ये तुम्हारी अपनी खुशी के लिए भी है, अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। जब तुम्हारे सामने इतनी उच्च दर्जे की लड़की खड़ी हो तो तुम नजरें कैसे हटा सकते हो? निश्चिंत रहो, हम इस प्रक्रिया में तुम्हारी सहायता के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। अगली बार जब तुम्हें हमारी जरूरत हो तो बस बता देना। तुम उसके सामने जिस भी तरह का नाटक करना चाहो हम करेंगे, बिना कोई सवाल पूछे। साथ मिलकर हम समाज की भलाई के लिए काम करने वाले 5 महान युवा हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अमन ने खड़े होते हुए कहा। अपने 2 दोस्तों की पकड़ से बाहर निकलते हुए उसने रूखे लहजे में चिल्लाकर कहा, नहाओ और सो जाओ, कल हमें ड्रिल से गुजरना है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कल गलती करने के बाद सजा मिलने पर रोना धोना मचाओ। कल की ड्रिल के बारे में अमन की बात सुनते ही तीनों दोस्त अचानक शांत हो गए। फिर भी काओ जियानहुई इस मामले में थोड़ा जिद्दी था। क्या वाकई तुम्हारे और रिया के बीच कुछ नहीं हुआ? मुझे उसके जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं, अमन ने जवाब दिया। न जाने क्यों काओ जियानहुई के सवाल का जवाब देते समय उसके दिमाग में नेहा की छवि उभर आई। वो ये बताना चाहता था कि उसकी पसंद की महिला नेहा की तरह कोमल और मासूम है, न कि रिया जैसी अनियंत्रित और दुखी लड़की। ये देखते हुए कि अमन की इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, तीनों दोस्त एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर अपने अपने कामों में वापस चले गए। अमन ने स्नान किया और साफ कपड़े पहने। कभी न खत्म होने वाले दिन के बाद अपने बिस्तर पर लेटते समय उसे अभी भी कोई बात परेशान कर रही थी, इसलिए वह रात की सैर के लिए बाहर निकल गया। रिया की बातों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। हालांकि जिस व्यक्ति ने उसकी भावनाओं को इस तरह झकझोर दिया था वह रिया नहीं थी, बल्कि वह व्यक्ति थी जिसे रिया ने लिंग रुनान कहा था, उसकी माँ। काफी देर तक अपने विचारों में डूबे रहने के बाद उसने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली जिसे उसने इतने सालों से सहेज कर रखा था और उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा। तस्वीर में लिंग रुनान उसे देखते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब जब वह खुद 20 साल का हो गया था तो क्या अपनी 40 की उम्र में लिंग रुनान उतनी ही खूबसूरत दिखती होगी जितनी पहले दिखती थी? वह जितना अधिक इसके बारे में सोचता उसके दिल में उतना ही दर्द महसूस होता। मैं परिवार वाले किसी भी अन्य बच्चे से इतना अलग क्यों हूं? आखिर किस वजह से लिंग रुनान ने उसे तब छोड़ दिया जब वह केवल 3 महीने का था? और उसने पिछले 20 सालों से उससे दूरी क्यों बनाई? क्या उसने ऐसा स्वेच्छा से किया या कोई चीज उसे रोक रही थी? शायद कोई उसे ऐसा करने के खिलाफ धमकी दे रहा था। अब जब वह आखिरकार यानजिंग आ गया था तो वह बस उससे मिल क्यों नहीं लेती? शायद वह उससे मिलना नहीं चाहती थी, या शायद वह असमर्थ थी। शायद कोई चीज या कोई व्यक्ति था जिससे वह डरती थी। अमन के दिमाग में इतने सारे सवाल उठे, लेकिन वह कितना भी सोचता उसे कोई भी ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। इस वजह से वह हर पल और भी दुखी महसूस करने लगा। ठीक उसी समय जब उसका मूड और ज्यादा खराब नहीं हो सकता था, उसके फोन की घंटी ने रात की शांति को तोड़ दिया। नीचे देखने पर उसने देखा कि यह पूजा का फोन था। उसके भीतर हताशा की भावनाएं जागने लगीं। एक सेकंड के लिए स्क्रीन की ओर देखने के बाद उसने अपना फोन वापस जेब में डाल लिया। ये काफी देर तक बजता रहा और फिर रुक गया। अगर वह दूसरी बार फोन करती तो वह फोन उठा लेता। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरा फोन कभी आया ही नहीं। कुछ ही देर बाद पूजा ने उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। जब तुमने कॉल किया था तब मैं मीटिंग में थी। अगर तुम अभी फ्री हो तो कृपया मुझे कॉल करो। अमन ने उसे कॉल नहीं किया। इसके बजाय वह खाली निगाहों से स्क्रीन को देखता रहा। कुछ देर उसी स्थिति में रहने के बाद उसने अपना फोन वापस जेब में रख लिया। बिना किसी विशेष लक्ष्य के वो एक पागल की तरह स्कूल के चारों ओर धीरे धीरे भटकता रहा, उन जगहों को चुनता रहा जहां छात्र कम थे। इस समय उसका किसी से बात करने का मन नहीं था और उसे अकेले सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। लगभग 30 मिनट की लक्ष्यहीन भटकन के बाद उसका फोन दूसरी बार बजा। ये फिर से पूजा थी। एक सेकंड के लिए हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार उसका कॉल स्वीकार कर लिया। एक औपचारिक हेलो के बाद ईयरपीस से पूजा की कभी न बदलने वाली आवाज सुनाई दी, अगर तुम फ्री हो तो कॉफी के लिए मिलने के बारे में क्या ख्याल है?
मैं इत्तेफाक से तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रही हूँ, इसलिए गेट पर मेरा इंतजार करो। अमन ने उसके प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। ठीक है। 15 मिनट बाद वह यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचने से पहले ही वह गेट के बाहर उसका इंतजार कर रही शानदार आलीशान कारों की कतार देख सकता था। वह वही कार थी जिसे उसने पहचाना नहीं था, जिसके हुड के सामने वाले लोगों पर 2 आर बने हुए थे। इस अनोखी गाड़ी के अलावा 2 अन्य मर्सिडीज बेंज S600 भी थी जो पूजा की कार के आगे और पीछे चल रही थी। इस पूरे काफिले ने काफी संख्या में छात्रों के साथ साथ आम पैदल चलने वालों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ ने तो कारों की तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन भी निकाल लिए थे। जैसे ही अमन कारों के करीब पहुंचा, वह कार के पास पूजा की असिस्टेंट को खड़ा देख सकता था, जो संभवतः उसका इंतजार कर रही थी। अमन को देखते ही वान किंग नाम की असिस्टेंट उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। प्रेसिडेंट पूजा अपनी कार में आपका इंतजार कर रही हैं, उसने थोड़ा झुकते हुए कहा और अमन के लिए कार का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा धीरे से खुला, एक सफेद कॉलर वाले ब्लाउज में एक महिला का दृश्य अमन की नजरों के सामने आया। उसने अपने बालों को अपने सिर के ऊपर बांध रखा था, जिससे उसकी गर्दन की मरमर जैसी त्वचा दिखाई दे रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत पूजा थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, अमन को महसूस हुआ कि कुछ ही सेकंड में उसकी धड़कनें आसमान छूने लगीं। एक बार फिर वह इस महिला को देखकर दंग रह गया था। 18 जोड़ ऑडियो बुक उस मैटरनल बॉन्ड सिस्टम, एम्परर हारिम सिस्टम, मिल्फ सिस्टम, मॉम एंड सिस्टर सिस्टम, रोमांटिक ऑडियो बुक सब अवेलेबल है मंथली मेंबरशिप प्लान में। ओनली 99 रुपये। टेलीग्राम मेंबरशिप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बायो में दिया है। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, पूजा ने कहा जब अमन उसके बगल में बैठ गया। उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दिया। अपनी आवाज में असंतोष के हल्के संकेत के साथ अमन ने पूछा, क्या तुम थोड़ा और गुमनाम नहीं रह सकती? उसे अंदाजा नहीं था कि किसी ने उसे पूजा की कार में बैठते हुए देखा है या नहीं। अगर किसी ने देख लिया होता तो ये खबर जल्द ही स्कूल के फोरम पर फैल जाती। मुझे किसी और तरीके से यात्रा करना पसंद नहीं है, पूजा ने रूखेपन से जवाब दिया। अमन को समझ नहीं आया कि वह उससे और क्या कहे। ऐसा नहीं लग रहा था कि पूजा भी बातचीत शुरू करने वाली थी, इसलिए वे दोनों बस खामोशी से सामने देखते रहे। इससे अमन को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसे किस विषय पर बात करनी चाहिए। अंत में उनकी छोटी सी यात्रा के अंत तक सन्नाटा बना रहा। अमन की राय पूछे बिना पूजा सायन नामक एक शानदार कैफे में पहुंची। वह खाली था, वास्तव में लगभग सुनसान था। उनका काफिला रुकने के बाद वान किन रास्ता दिखाने के लिए बाहर निकली। उसने पूजा और अमन को कैफे की दूसरी मंजिल पर एक महंगी दिखने वाली प्राइवेट केबिन में दिखाया। चलते समय पूजा में एक रानी जैसी शालीनता थी। एक तरह से अमन और वान किन, जो उसके पीछे चल रहे थे, उसके भरोसेमंद सेवकों की तरह थे। उसने अपने लिए एक हॉट लाटे मंगवाया और अमन, जिसने कभी कॉफी पसंद नहीं की और न ही पी थी, उसने एक पॉट ग्रीन टी मंगवाए। तुमने कल जो कहा था, मुझे उसके बारे में बताओ, अमन ने कहा, यह देखते हुए कि पूजा खुद इस विषय को नहीं उठाने वाली थी। उसके पास इसे खुद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार वह उससे मिलने के लिए केवल इसलिए सहमत हुआ था क्योंकि वह कल की उसकी अनुचित चेतावनी के बारे में स्पष्टीकरण चाहता था। तुम्हें किस तरह के मुआवजे में दिलचस्पी होगी? पूजा ने उसे भावहीन होकर देखते हुए पूछा। तुम जो भी चाहोगे, मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसी बातों ने अमन को चौंका दिया। अचानक कल की घटना की यादें ली डोंगशुन के साथ उसका टकराव उसके दिमाग में ताज़ा हो गईं। हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। अमन की मुआवजे के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो पूजा और उसकी बहन की उसकी मां लिंग रूनान के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी चाहता था। मुझे कल रात अपनी मां के साथ तुम्हारी मुलाकात के बारे में बताओ। अमन के अनुरोध ने पूजा को आश्चर्यचकित कर दिया, जैसा कि उसकी आंखों में अचानक आए बदलाव से स्पष्ट था। लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपने पुराने भावहीन रूप में वापस आ गई। रिया ने तुम्हें क्या बताया? उसने पूछा। उसने कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे इसके बारे में पूछने आया हूँ। मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, पूजा ने बिना दोबारा सोचे उसके अनुरोध को ठुकराते हुए कहा। हम यहाँ आज ली डोंगशुन के साथ तुम्हारी लड़ाई और तुम उसे कैसे सुलझाना चाहते हो, इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। इतना लंबा जवाब देने के लिए पूजा ने काफी प्रयास किया होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसकी बड़ी सम्मोहक आंखें बिना पलक झपकाए अमन को निहारने लगीं।
अमन उसकी इस मामूली डराने धमकाने वाली तरकीब से पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी ओर वापस देखते हुए उसने दयनीय स्वर में कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरी मां से मिलना कैसा था। मैं खुद को कभी उन कामों को करने के लिए मजबूर नहीं करती जिन्हें करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, पूजा का जवाब आया। तुमने रिया से इस बारे में मुझसे बात न करने के लिए क्यों कहा? इस बार अमन का स्वर थोड़ा सख्त लग रहा था। पूजा की भौहें सिकुड़ गईं, जैसे कि उसके दिमाग में अचानक कोई विचार आया हो, लेकिन उसके होंठ बंद रहे। उसके उस लुक ने अमन को और भी गुस्सा दिला दिया। उसने अपने अगले सवाल पर बढ़ने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश में 2 गहरी सांसें लीं। वह मुझसे मिलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता, पूजा ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तो मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कल रात क्या बात की थी? पूजा केवल खामोशी से अपना सिर हिला सकी। उनकी पूरी बातचीत के दौरान उसके चेहरे के भाव वही रहे जो सत्ता में बैठी एक क्रूर, निर्दयी और ठंडी महिला की याद दिलाते थे। इसी बात ने अमन को उसके सामने बैठने में बेहद असहज महसूस कराया। अगर तुम उस बारे में बात नहीं करने वाली हो तो मेरे यहाँ होने का क्या मकसद है? उसने रूखे लहजे में पूछा। मुझे ये जानने की जरूरत है कि तुम ली डोंगशुन से क्या चाहते हो। अमन अपनी सीट से उछल पड़ा। मेरे मामले में अपनी नाक अड़ाना बंद करो। मैं जा रहा हूँ। बिना पीछे मुड़े वह प्राइवेट केबिन से बाहर निकल गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, वह एक वेट्रेस से टकरा गया जिससे उसके एप्रन पर गर्म चाय गिर गई। पूजा की असिस्टेंट वान किंग, जो दरवाजे पर पहरा दे रही थी, उसने अमन के सुन्न चेहरे को गुस्से में बदलते देखा। उसकी ओर एक नजर भी डाले बिना वह दौड़ने लगा और जल्दी ही उसकी नजरों से ओझल हो गया। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने अपनी मालकिन के कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया। वह चला गया। पूजा ने वान किंग से फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बताओ, उसे मुझ पर गुस्सा होने का क्या हक है? वान किंग में पूजा को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी और वह केवल खामोशी से खड़ी रह सकी। जो हुआ उसके बाद पूजा हैरानी की बात है कि तुरंत जाने के लिए नहीं उठी। धीरे धीरे उसने अपनी कॉफी का प्याला आंखों के स्तर तक उठाया ताकि वह उसकी झागदार सतह से निकलती भाप को देख सके। युवा मालकिन, मुझे नहीं लगता कि वह आपके प्रेमी बनने के लायक है, वान किंग ने कहा। वह पूजा को अमन से इतना भावनात्मक रूप से प्रभावित होते नहीं देख पा रही थी। आपको चाहने वाले बहुत से पुरुष हैं जो उससे कहीं बेहतर हैं। पूजा वान किंग की ओर अजीब तरह से मुस्कुराए। लेकिन वह अब तक का अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे ठुकराया है। इतना ही नहीं, उसकी माँ भी वैसा ही व्यवहार करती है। उसकी तरह वह भी आज मुझ पर चिल्लाया। ऐसा लगता है कि मैं उन दोनों की नजरों में फर्श से भी नीचे हूँ। अनजाने में पूजा को उकसाने की हिम्मत न करते हुए वान किंग चुपचाप वहीं खड़ी रही। अमन के बारे में उसकी धारणा अब और खराब नहीं हो सकती थी। उसने अपनी मालकिन की जगह उस बदतमीज को ऐसा सबक सिखाने की योजना बनाई जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। गुस्से के आवेश में अमन कैफे से बाहर निकल गया, अपनी डेट को मेज पर ही छोड़ दिया। हालांकि थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है और उसे यूनिवर्सिटी वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ आते समय उसने पूजा की कार की खिड़की से बाहर जरूर देखा था, लेकिन उसने ये याद नहीं रखा था कि उन्होंने कितने मोड़ लिए या वे किन सड़कों पर चले थे। लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर भागने के बाद वह और भी भ्रमित हो गया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। और इस तरह शर्मा बहनों के प्रति उसकी धारणा एक बार फिर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। काओ जियानहुई से रास्ता पूछने की योजना बनाते हुए उसने अपना फोन निकाला। हालांकि ऐसा करते समय उसने देखा कि उसके फोन में बाइडू मैप एप्लीकेशन पहले से ही मौजूद था। उसे चालू करते हुए उसने वापस घर का रास्ता खोजने की तैयारी की। भले ही उसने पहले कभी स्मार्टफोन नहीं छुआ था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण अमन ने जल्दी ही उनका उपयोग करना सीख लिया। अपना गंतव्य टाइप करने पर उसे पता चला कि यूनिवर्सिटी 3 किलोमीटर से अधिक दूर थी, जिससे उसका दिल बैठ गया। मैप को इस तरह सेट करने के बाद कि उसका चेहरा सही दिशा में हो, उसने यूनिवर्सिटी की ओर अपनी लंबी पदयात्रा शुरू की। उसने अभी आधी यात्रा भी पूरी नहीं की थी कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। तुम एक दिखावेबाज हो। ये फोन फीजिन का संदेश था, जिससे उसने वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की थी। जाहिर है अमन अचानक इस रहस्यमयी दोस्त का संदेश पाकर हैरान था। तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने जवाब दिया। कुछ सेकंड बाद उसने जोड़ा, आखिरकार मेरे पास ऐसा करने की काबिलियत है। हालांकि इस फोन फीजिन ने उसे केवल एक उल्टी करने वाला इमोजी, वॉमिटिंग इमोजी वापस भेजा। उसके बाद चैट शांत हो गई, जिससे अमन थोड़ा निराश महसूस करने लगा।
उनके नए सेमेस्टर का पहला वीकेंड तेजी से करीब आ रहा था। हालांकि मिलिट्री ड्रिल में भाग लेने वाले फ्रेशमैन के लिए इस वीकेंड का मतलब ट्रेनिंग के 2 और थका देने वाले दिनों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अमन के लिए यह बात लागू नहीं होती थी। बिना ज्यादा सोचे उसने नेहा को एक मैसेज भेजने का फैसला किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वीकेंड पर भी हमारे ड्रिल हो रहे हैं। मैं तुम्हें इंपीरियल पैलेस के खंडहरों और समर पैलेस की सैर पर ले जाने के बारे में सोच रहा था। सेंड बटन दबाने के कुछ ही सेकंड बाद उसके मन में पछतावे की भावना उमड़ने लगी। उसे डर था कि वह उसे बहुत मनमौजी या अस्थिर समझेगी। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा, उसने मन ही मन सोचा। नेहा का जवाब 2 मिनट बाद आया, क्यों न अपना कोर्स पूरा करने के बाद तुम मुझे वहां ले चलो। उसका टेक्स्ट पढ़ते ही अमन अचानक खुशी से झूम उठा। उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। क्या नेहा द्वारा ठुकराए न जाने से बढ़कर उसके लिए कोई और खुशी हो सकती थी? कोई बात नहीं, उसने कुछ सेकंड बाद ही जवाब दिया। थोड़ा सोचने के बाद उसने आगे टाइप किया, मैं पहले कभी वहां नहीं गया हूं। शायद जब हम वहां जाएं तो तुम मेरी गाइड बनना चाहोगी। क्या मुझे इसका कोई मेहनताना मिलेगा? नेहा ने पूछा और साथ में मुंह पर हाथ रखे हुए कुछ इमोजी भी भेजे। सिर्फ इसी बात से अमन उसकी उस मनमोहक मुस्कान की कल्पना कर सकता था। बिना किसी झिझक के उसने जवाब दिया, शायद तुम्हें उस स्किनकेयर मिश्रण में दिलचस्पी हो जो मैं आसानी से बना सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसी चीजों की जरूरत है? क्या मैं अपने आप में पर्याप्त सुंदर नहीं हूं? बेशक तुम हो, लेकिन शायद एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत महसूस हो, खासकर मां बनने के बाद। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये फॉर्मूला गारंटी देता है कि एक महिला अपनी असली उम्र से कम 10 साल छोटी दिखेगी। नेहा का जवाब तुरंत नहीं आया, जिससे अमन काफी तनाव में आ गया। उसने पिछले मैसेज चेक किए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह उसे अनसुना क्यों कर रही है। आखिरकार कुछ मिनटों के इंतजार के बाद नेहा ने केवल एक आंखें घुमाने वाला रोलिंग आई इमोजी भेजा। अमन खुद को पूछने से नहीं रोक सका, क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसने जो पहली चीज अच्छे से सीखी थी वह थी मैसेजिंग की कला। वह पिनइन सिस्टम में टाइप करने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन स्ट्रोक आधारित सिस्टम का उपयोग करने में काफी कुशल था। आखिरकार नेहा का लंबे समय से प्रतीक्षित टेक्स्ट आया, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। क्या मैं? अमन ने नासमझी में अपना सिर खुजलाते हुए सोचा। उसने मैसेज को गौर से देखा और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी मां बनने के बाद वाली बात वाकई थोड़ी अशिष्ट थी। जल्दी में उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं मानता हूं कि यह मेरी गलती थी, लेकिन मेरे पास वाकई बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मेरे दादाजी ने मुझे सौंपे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज के बाजार में इनकी बहुत बड़ी कीमत मिलेगी, तो इसे मुझे देने के बजाय तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। अमन का टेक्स्ट पाकर नेहा फिर खामोश हो गई। अमन, जो अब तक घबरा चुका था, उसने सावधानी से एक और मैसेज भेजा, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया? सौभाग्य से नेहा ने एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जवाब दिया, तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, है ना? हाँ, उन्होंने ही मुझे अकेले पाला है। मैंने अपने बचपन से ही अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। किसी अज्ञात कारण से अमन ने अपना यह निजी पक्ष नेहा के सामने जाहिर करने का फैसला किया। मैसेज भेजते ही उसे दुख की एक लहर महसूस हुई। उसने पूजा की उस मुलाकात के बारे में सोचा जो उसकी मां के साथ हुई थी, वही मां जिससे वह खुद मिलने को बेताब था। क्या ये सच है? नेहा ने कुछ हैरान इमोजी के साथ जवाब दिया, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा इतिहास इतना दुखद होगा। शायद वे किसी महत्वपूर्ण कारण से कहीं और चले गए हों। नेहा पूछना चाहती थी कि क्या अमन के माता पिता का निधन हो गया है, लेकिन उसे लगा कि सीधे तौर पर ऐसा पूछना क्रूर होगा। वह जानती थी कि यह पूछना अशिष्टता होगी। अमन को इस सवाल का जवाब देते समय बहुत दर्द हो रहा होगा। वह केवल सहानुभूति के कुछ शब्द ही कह सकती थी, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए। मेरी माँ जानती है कि मैं यांजिंग आ गया हूँ, लेकिन किसी कारण से वह मुझसे मिलने की इच्छुक नहीं लगती। ये मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद अमन को लगा कि यह कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत हो गया है, इसलिए उसने इसे रिकॉल कर लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन चंद सेकंड में ही नेहा ने उसका मैसेज पढ़ लिया था। सहानुभूति महसूस करते हुए वह उसे सांत्वना देने के लिए शब्द ढूंढने लगी। आखिर उनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर था। नेहा को जवाब देने में देरी करते देख अमन को लगा कि उसने गलती कर दी है। मैं इस तरह की बातें छेड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। शायद इसे अपने तक ही रखना बेहतर था।
इस बार नेहा का जवाब तुरंत आया, नहीं, तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानने के लिए धन्यवाद। अपना मन हल्का करने देने के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। खैर, अब मैं कुछ खाने के लिए बाहर जा रहा हूं। अमन समझ नहीं पा रहा था कि बातचीत को कैसे जारी रखे, और तभी उसके दोस्त का फोन आ गया जिसने उसे रात के खाने के लिए बुलाया था। नेहा के आखिरी जवाब में दो मुस्कुराते हुए चेहरे थे। नेहा के साथ इस छोटी सी बातचीत के बाद अमन का मूड काफी सुधर गया। वो शर्मा परिवार की उन दो बहनों रिया और पूजा से बिल्कुल विपरीत थी, जिनके प्रति उसके मन में केवल तिरस्कार था। रात के खाने के दौरान अमन और उसके दोस्तों के बीच होड़ मच गई। उन्होंने एक दूसरे को शराब पीने की चुनौती दी, जिसमें अमन विजयी रहा और उसके तीनों दोस्त फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़े। अगला दिन शनिवार था और सभी फ्रेशमैन की मिलिट्री ड्रिल जारी रही। जैसे ही ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने दिन की आखिरी एक्सरसाइज की घोषणा की, अधिकांश छात्रों ने राहत की सांस ली। हालांकि एक और घोषणा ने सभी को मुश्किल में डाल दिया। आने वाले दिनों में ड्रिल की तीव्रता और बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहेंगे। स्वाभाविक रूप से छात्र इसके जवाब में केवल करा ही सकते थे। दोपहर के ब्रेक के दौरान अमन अपने हॉस्टल के कमरे में दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था, तभी फ्रेशमैन के इंचार्ज मुख्य इंस्ट्रक्टर उससे मिलने आए। अमन, मेरे पीछे आओ, कोई तुमसे मिलने आया है, इंस्ट्रक्टर ने उसके सभी दोस्तों के सामने कहा। अमन जवाब देते हुए इंस्ट्रक्टर के पीछे दौड़ पड़ा। वह उसे इंस्ट्रक्टर के ब्रेक एरिया की ओर ले गए। अभी वे आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे कि अमन अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाया और पूछा कि उससे मिलने कौन आया है। ये सुनकर कि वह एक महिला है, अमन उत्साहित हो गया। क्या ये वही हो सकती है? जब उस महिला का ख्याल उसके मन में आया तो अमन के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हालांकि जब उसने देखा कि वास्तव में वहां कौन उसका इंतजार कर रहा है, तो उसे निराशा हुई। वह एक लंबी महिला थी जिसने काले रंग की लेदर जैकेट और पैंट पहनी थी। अपनी नाक पर काले चश्मे चढ़ाए वह एक सैन्य हमवी के पास शान से खड़ी थी। वहां से गुजरने वाला हर कोई उस महिला को विस्मय से देख रहा था, जो किसी एक्शन फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। जैसे ही अमन उसके करीब पहुंचा, महिला ने अपना चश्मा हटाया। फिर उसने अपने बालों में उंगलियां घुमाई और भावहीन आंखों से उसकी ओर देखा। अमन को उस असाधारण रूप से लंबी महिला को पहचानने के लिए 2 बार देखना पड़ा। तो ये तुम हो? उसके हैरान चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ऐसे तैयार होकर मैं तुम्हें लगभग पहचान ही नहीं पाया। अमन की बातों ने उस खूबसूरत महिला को स्तब्ध कर दिया और उसका चेहरा तुरंत हल्का लाल हो गया। उसने हल्की चिढ़ में उसे गुस्से से घूरा और उसके चेहरे की हल्की मुस्कान बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसने जो कहा था वह उस इंस्ट्रक्टर की नजरों से नहीं बचा था, जो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अमन की बातें सुनकर तुरंत अपना संतुलन खो दिया। उसका बायां पैर उसके दाहिने पैर से टकरा गया और वह लड़खड़ाया और लगभग गिर ही गया। अंत में वह एक उच्च स्तर के स्प्रिंट धावक की गति से एक दयनीय स्थिति में वहां से भाग गया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेफ्टिनेंट को ऐसी स्थिति में भागते देख अमन अपनी हंसी नहीं रोक सका। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? भले ही पास में कोई और नहीं था, फिर भी अमन झिझकते हुए बोला, मैंने अभी कुछ गलत कह दिया था। मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हें इस मौजूदा हालत में पहचान नहीं पाया। उसके सामने खड़ी महिला बहुत लंबी और खूबसूरत थी। उसने लेदर जैकेट और लेदर पैंट पहनी थी, जिससे वह बहुत कूल दिख रही थी। ये वही महिला थी जिसे अमन ने आधा महीना पहले उत्तर पश्चिम गांव के पहाड़ के पीछे बचाया था, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गई थी। अमन ने शुरू में सोचा था कि उसके इस तरह चले जाने के बाद वह उस महिला को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आधा महीने बाद वह उससे फिर टकरा जाएगा। अब जब वह उसे देख रहा था तो वह अपनी चोटों से उबर चुकी लग रही थी और अब बीमार नहीं दिख रही थी। जैसे ही उसने महिला के शानदार लुक को देखा और फिर उसके बगल में खड़ी उससे भी शानदार कार को देखा, अमन को आखिरकार उस सवाल का जवाब मिल गया जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। यह एक सैन्य नंबर प्लेट वाली ऑफ रोड गाड़ी थी, जिसका मतलब था कि यह महिला एक सैनिक थी। जब वह घायल थी तो उसने उसकी ऊपरी बांह पर 5 सितारों वाला लाल झंडा बैंड देखा था। इसी आर्मबैंड की वजह से उसने बिना किसी झिझक के महिला को उठाया था, भारी बारिश में अपने घर वापस भागा था और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसका मानना था कि अगर उसने समय रहते उससे बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया होता तो इस महिला की जान बहुत पहले ही चली गई होती। अगर उसने उस घायल महिला को नहीं ढूंढा होता और उसे किसी और के भरोसे छोड़ दिया होता तो शायद वह उसे समय पर नहीं बचा पाता।
आखिरकार उसके सीने पर घाव एक महत्वपूर्ण हिस्से में लगा था और उस समय तक उसका काफी खून बह चुका था। अगर कुछ और घंटे बीत जाते तो खून की कमी से उसकी मौत हो सकती थी। चूंकि वह पहले ही इस महिला के सभी रहस्यों का गवाह बन चुका था, अमन उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था। लेकिन अब जब वह आज अचानक उसके सामने आ गई, तो उसने पाया कि वह अपने दिल के आश्चर्य को केवल शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वरना उसके मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती जिसे इतनी आसानी से गलत समझा जा सके। उस दिन मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। महिला के चेहरे से गुस्से के भाव गायब हो चुके थे और उनकी जगह हल्की शर्म ने ले ली थी। लेकिन अंत में तुम बिना अलविदा कहे चली गईं, अमन ने कहा। उस दिन जब वह तेजी से घर लौटा था और यह पाया था कि महिला चली गई है, उस समय महसूस हुई निराशा को याद करते हुए उसने एक हल्की आह भरी। मैं तुम्हें अगली बार इसका स्पष्टीकरण दूंगी, महिला ने हमक का अगला दरवाजा खोलते हुए जवाब दिया। आज मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। वैसे मेरा नाम लिनलान है। ये पहली बार था जब उसने किसी से अपना परिचय देते समय पहल की थी। कई सालों में ये पहली बार भी था जब उसने किसी पुरुष से इस लहजे में बात की थी। और यह सब इसलिए था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसलिए भी क्योंकि उसने उसके बहुत सारे रहस्य देख लिए थे। मुख्य रूप से बाद वाले कारण की वजह से ही वह उसके आसपास थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। तुम क्यों चाहती हो कि मैं चलूं? अमन थोड़ा झिझक रहा था और उसने तुरंत अपनी शंका जाहिर की। आज मेरी अभी भी मिलिट्री ट्रेनिंग है और इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही छुट्टी ले ली है, लिनलान ने धैर्यपूर्वक समझाया। मेरा एक साथी घायल हो गया है और मैं चाहती हूं कि तुम जाकर उसका इलाज करो। उसकी बातें सुनकर उसने मन ही मन विचार किया और सहमत हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सामान साथ ले जाना होगा। क्या सामान? कुछ दवाएं, एक्यूपंक्चर की सुइयां और कुछ अन्य विशेष चीजें। मैंने उन्हें हॉस्टल में छोड़ दिया है। लिनलान तुरंत मान गई। ठीक है, तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर अमन भागा और करीब 10 मिनट में वापस आ गया। वह इतनी तेज भागा था कि उसका चेहरा लाल भी नहीं हुआ था, जिसे देखकर लिनलान हैरान रह गई। जब कार कैंपस से दूर निकल गई, तो अमन को अचानक एक सवाल सूझा। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ स्कूल में पढ़ रहा हूँ? अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें अंततः पता चल ही जाएगा। लिनलान अपने सामान्य ठंडे व्यवहार में वापस आ गई थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जितनी सख्त नहीं थी। साथ ही मैं उम्मीद करती हूं कि तुम किसी भी चीज में ताक झांक नहीं करोगे। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि तुम लोग किसी बहुत ही रहस्यमय सेना के सैनिक हो? अमन ने पूछा। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। जब लेफ्टिनेंट कर्नल पहले गया था तो उसने लिनलान को सलाम किया था। ऐसा लग रहा था कि उसका पद लेफ्टिनेंट कर्नल से भी ऊंचा था। हालांकि लिनलान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। अमन को लगा कि वह व्यावहारिक रूप से खुद मुसीबत मोल ले रहा है। हालांकि उसे उस बात पर दृढ़ विश्वास था जो उसने अभी कही थी। लिनलान की पहचान स्पष्ट रूप से विशेष थी और वह जिस यूनिट में थी वह भी गोपनीयता के घेरे में थी। पूरी यात्रा के दौरान दोनों में से कोई भी नहीं बोला, लेकिन अमन इस परिणाम से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। जब वह उसकी चोटों का इलाज कर रहा था, तब वे कई दिनों तक साथ रहे थे, फिर भी इस महिला ने कुल मिलाकर 30 शब्दों से ज्यादा नहीं बोला था। लेकिन आज ही उसने उससे काफी बातें की थीं। बात यह थी कि वह नहीं चाहता था कि वे दोनों एक ही कार में बिल्कुल खामोशी से सफर करें। इसके बारे में सोचने के बाद उसने फिर से कोशिश की, तुम किससे मेरा इलाज करवाना चाहती हो? उस व्यक्ति को किस तरह की चोटें आई हैं? जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। दुर्भाग्य से उसने उसके सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अमन ने और कुछ भी पूछना छोड़ दिया। कार करीब 1 घंटे तक चली। जब अमन ने अपने आसपास देखा तो वे शहर से काफी दूर आ चुके थे। सड़क के दोनों ओर लगभग कोई घर नहीं था। लिनलान काफी तेज गति से गाड़ी चला रही थी। अपनी दूरी के अंदाजे का उपयोग करते हुए अमन ने अनुमान लगाया कि वे अब तक स्कूल से कम 100 मील दूर थे। रास्ते में दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। ज्यादातर समय वे खामोश रहे। अमन इस स्थिति में काफी असहज महसूस कर रहा था, लेकिन लिनलान को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। कुछ ही देर बाद अमन ने सड़क पर एक गार्ड पोस्ट देखी। लिनलान ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। हाथ में बंदूक लिए एक संतरी कार रोकने के लिए गार्ड पोस्ट से बाहर निकला, लेकिन जब उसने लिनलान की कार और नंबर प्लेट देखी तो उसने तुरंत बैरियर हटा दिया और कार को जाने दिया। 2 गार्ड पोस्ट पार करने के बाद जंगल में छिपे कुछ घर दिखाई दिए।
घरों के बाहर एक ऊंची दीवार थी और दीवार पर बिजली के तारों की बाड़ थी जो अंदर को बाहर से अलग करती थी। लोहे का दरवाजा मजबूती से बंद था और उसके बाहर हथियारबंद संतरी खड़े थे। इस बार लिनलान की कार बिना किसी बाधा के अंदर नहीं गई। इसके बजाय उसे गार्डों ने रोक दिया। उनके दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। कार दीवार के आगे निकल जाने के बाद लिनलान ने धीमी आवाज में उससे चेतावनी दी, अंदर जाने के बाद इधर उधर बेमतलब मत देखना। लापरवाही से कुछ मत पूछना। अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो बाहर आने के बाद मुझसे पूछना। मैं तुम्हें उस समय वापस छोड़ दूंगी। अमन केवल सिर हिला सका। लिनलान की बातों ने उसे बेहद जिज्ञासु बना दिया था। कार के लोहे की दीवार के पास से गुजरने के बाद वे कुछ देर और चलते रहे। अंत में कुछ और इमारतों को पार करने के बाद कार एक बहुत ही शांत छोटे बगीचे में जाकर रुकी। बगीचे में एक छोटी सी इमारत थी जिसे कई फूलों और पेड़ों से सजाया गया था, जो पर्यावरण को एक सुंदर रूप दे रहे थे। लिनलान ने कार का दरवाजा लात मारकर खोला और बाहर कूद गई। अमन से एक शब्द भी कहे बिना वह बस उस छोटी इमारत की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह इमारत के पास पहुंची, अंदर से एक लंबा भावहीन व्यक्ति बाहर आया। लिनलान ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया, फिर खड़ी होकर अमन का इंतजार करने लगी। अमन ने कार का दरवाजा खोला और जिज्ञासावश बगीचे और छोटी इमारत को देखा, फिर लिनलान के पास खड़े उस ठंडे चेहरे वाले आदमी की ओर देखा। फिर वह इमारत की ओर चल पड़ा। उसके दिल में थोड़ी घबराहट पैदा हो रही थी। क्या यही वह आदमी है? अमन की कम उम्र देखकर वह पत्थर जैसे चेहरे वाला आदमी काफी हैरान रह गया। उसका हुलिया देखकर उसने लिनलान से अविश्वास के साथ पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वह चीफ की चोट को ठीक कर सकता है? वह कर लेना चाहिए, उसने धीरे से उत्तर दिया, फिर अमन की ओर इशारा किया कि वह जल्दी से पास आए। अमन तेजी से उसके पास गया, फिर उस रूखे आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या यह आदमी मरीज है? नहीं, लिनलान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मेरे पीछे आओ और याद रखो जो मैंने तुम्हें अभी बताया था। और इसी के साथ अमन बिना एक शब्द कहे उसके पीछे छोटी इमारत में चला गया। हालांकि वह ऊपर नहीं गई, इसके बजाय वह गलियारे के चारों ओर घूमकर सीधे पिछवाड़े की ओर चली गई। वह आदमी जिसने अभी उसे अमित्र आंखों से देखा था, उनके पीछे नहीं आया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। उस आदमी की नजर बहुत ठंडी थी, उसकी आंखों में हल्की सी जान लेने वाली नियत छिपी हुई थी। इसने अमन को बेचैनी का एहसास कराया। उसने इस छोटी इमारत के पास कोई सैनिक या गश्त करने वाले संतरी नहीं देखे, लेकिन वह वातावरण में व्याप्त एक अवर्णनीय घातक इरादे को महसूस कर सकता था, जो उसके दिल पर भारी पड़ रहा था और उसे बेचैन कर रहा था। जब वह लिनलान के साथ कार में था तो उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब वह उसके पीछे चल रहा था तो उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ, जैसे कि यहाँ कोई अद्वितीय विशेषज्ञ छिपा हो। अतीत में अपने दादा रमेश के एकमात्र अपवाद को छोड़कर उसने पहले कभी किसी से कोई दबाव महसूस नहीं किया था। जब उसने इस जगह में प्रवेश किया था तो उसने बंदूकों वाले सैनिकों का सामना करते समय, या यहाँ तक कि जब उन्होंने उसकी ओर बंदूकें तानी थीं, तब भी इस असहज दबाव को महसूस नहीं किया था। शायद यहाँ कोई कुशल विशेषज्ञ है। उनके पास मेरे दादाजी के बराबर का कौशल भी हो सकता है। अमन ने अवचेतन रूप से यही सोचा। 2 गलियारों को मुड़ने के बाद एक और बगीचा दिखाई दिया जो पेड़ों और फूलों से भरा था। अदृश्य दबाव और भी मजबूत होता जा रहा था। लिनलान के कदम उतने मजबूत और उद्देश्यपूर्ण नहीं थे जितने कि पहली बार अंदर आने पर थे। इसके बजाय वे बहुत हल्के थे, जैसे कि वह किसी को जगाने से डर रही हो। चलते चलते उसने अपना सिर घुमाया और अमन को चुप रहने का इशारा किया। एक आखिरी गलियारे से गुजरने के बाद अमन की नजर अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी। सफेद दाढ़ी और बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बांस की देख कुर्सी पर लेटा हुआ था। उस बूढ़े आदमी से कुछ ही दूरी पर नस की वर्दी में 2 युवतियां सिर झुकाए खड़ी थीं, उनके चेहरे घबराहट से भरे थे। इस बूढ़े आदमी के चेहरे के नैन नक्श बहुत खुरदरे थे। सबसे विशिष्ट विशेषता उसकी चांदी की सुई जैसी दाढ़ी थी, जिसने उसके चेहरे के खुरदरे लुक को और उभार दिया था। तभी अमन को आखिरकार समझ आया कि वह अवर्णनीय दबाव कहाँ से आ रहा था। यह उस बूढ़े आदमी से आ रहा था जो आराम कुर्सी पर अपनी आंखें बंद किए लेटा था, जैसे कि वह गंभीर रूप से बीमार हो। भले ही उस बूढ़े की आंखें बंद थीं, फिर भी वह उनसे निकलने वाले भयंकर आभास को महसूस कर सकता था। यह व्यक्ति एक राजा जैसा आभास दे रहा था, और अमन इस बात को नहीं छिपा सका कि वह उसकी उपस्थिति में आशंकित महसूस कर रहा था। हालांकि वह ज्यादातर लोगों की तरह नहीं था।
हालांकि वह वास्तव में डरा हुआ था, लेकिन 2 गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपनी शांति बनाए रखी। जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो जब अमन को उसके सामने लाया गया, बूढ़े ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, अमन को अपनी ओर एक भयंकर निगाह महसूस हुई। एक पल में वह जो दबाव महसूस कर रहा था वह 10 गुना बढ़ गया, जैसे कि पूरा माउंट ताई उसे नीचे दबा रहा हो। इसने उसे घबराया हुआ और व्याकुल कर दिया, और उसे इस आदमी के सामने घुटने टेकने और झुकने का आवेग भी महसूस हुआ। तभी उसे पूरी तरह समझ आया कि इस छोटे से बगीचे में कदम रखने के बाद वह इतना डरा हुआ और असहज क्यों था। यहीं पर मालिक का आभास औरत था, जो उन साधारण चीजों को आध्यात्मिक ऊर्जा और गरिमा दे रहा था। अमन ने पहले अपने दादाजी से एक आभास महसूस किया था और इसे शर्मा लिंग्युन और पूजक से भी महसूस किया था। हालांकि उसके दादाजी का आभास शक्तिशाली था, अमन, जो लंबे समय से उनके आभास का आदी था, को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। प्रमोटेड कंटेंट। पूजा और शर्मा लिंग्युन के आभास की तुलना उसके दादाजी से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, और अमन ने पहली बार अनुभव करने पर उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि आराम कुर्सी पर लेटे इस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने उसे अवर्णनीय दबाव दिया, भले ही उसने केवल अपनी आंखें थोड़ी ही खोली थीं। यह इतना काफी था कि अमन को सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने खुद को समायोजित करने की पूरी कोशिश की और सामान्य होने से पहले 2 गहरी सांसें ली। बूढ़ा आदमी उसके द्वारा किए गए कृत्य से बहुत हैरान लग रहा था। ये देखकर कि वह थोड़ी घबराहट के बाद तुरंत सामान्य हो गया, बूढ़े की धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं और उसने पूछा, बच्चे, तुम कौन हो? उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने अपना प्रभावशाली व्यवहार पूरी तरह खो दिया था। लिनलान, जो बहुत आज्ञाकारी भाव से बगल में खड़ी थी, ने उसकी ओर से उत्तर दिया, चीफ, ये वह डॉक्टर है जिसे मैंने यहाँ आमंत्रित किया है। ये वही युवा ईश्वरीय डॉक्टर है जिसने पिछली बार मिशन में दुर्भाग्य से घायल होने के बाद मेरी जान बचाई थी। इन शब्दों ने अमन को हैरान कर दिया। लिनलान ने वास्तव में उसे युवा ईश्वरीय डॉक्टर कहा था। हालांकि उसने यह उपाधि पहली बार नहीं सुनी थी, लेकिन जब ये लिनलान जैसी असाधारण स्थिति वाली एक महान सुंदरी के मुंह से निकली तो ये पूरी तरह से अलग महसूस हुई। वह इस पर थोड़ा गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। ओह! बूढ़े चीफ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अमन को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, औसत व्यक्ति से कहीं बेहतर है, उसने प्रशंसा की। अमन को अचानक लिनलान के निर्देश याद आए और उसने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा उसे पता ही नहीं था कि शुरुआत में क्या कहना चाहिए। बूढ़े आदमी ने औसत व्यक्ति से बेहतर होने के लिए उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन वह इतना निर्लज नहीं था कि यह कह सके कि वह वास्तव में हर संभव पहलू में औसत व्यक्ति से बहुत बेहतर है। हालांकि अमन अक्सर खुद की तारीफ करता था, लेकिन एक खूबसूरत महिला और एक बूढ़े आदमी के सामने ऐसा करने में उसे शर्म आ रही थी। ओह! और चुनकी पास में 2 जिज्ञासु सुंदर नर्सें भी खड़ी थीं, इसलिए उसने बस अपना सीना फुला लिया। वाकई ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे सामने सीधे खड़े होने की हिम्मत करते हैं। बूढ़े ने अमन की ओर देखा और फिर से उसकी प्रशंसा की। मुझे तुम्हारे चिकित्सा कौशल पर विश्वास होने लगा है। मूल रूप से मैं नहीं चाहता था कि कोई भी डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज करे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने का एक मौका दूंगा। दूसरे पक्ष को ऐसा कहते सुनकर अमन को थोड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आप गलत हैं, मौका आपके देने के लिए नहीं है, बल्कि मेरे देने के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर हूं और आप एक मरीज हैं। मैं आपका इलाज करना चाहता हूं या नहीं और किस तरह से, यह मेरा और केवल मेरा काम है। अभी मैं वह हूं जो आपको मौका दे रहा हूं, आप नहीं। अमन के शब्दों ने बूढ़े को चौंका दिया और लिनलान के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल दिए। सब खत्म हो गया। इस बच्चे ने उसकी बात बिल्कुल क्यों नहीं मानी, और उसमें ऐसे जघन्य शब्द कहने की हिम्मत भी थी। अगर चीफ नाराज हो गए तो संभावना थी कि वह मारा जाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह इस जगह से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा या नहीं। अमन, तुम बहुत ढीठ हो। लिनलान ने न जाने कहां से एक बंदूक निकाली और उसे उसकी ओर तान दिया। क्या तुम चीफ के मुकाबले अपनी हैसियत जानते हो? तुम ऐसी बकवास के साथ उनकी आलोचना कैसे कर सकते हो? जब वह अमन पर बंदूक तानकर उसे डांट रही थी, तो उसने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और उसे एक ऐसे कोण से कुछ इशारे किए जो बूढ़ा आदमी नहीं देख सकता था। यह देखकर अमन समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है। वह चाहती थी कि वह जल्दी से माफी मांग ले और बूढ़े को भड़काने वाली कोई भी बात कहना बंद कर दे। हालांकि वह शुरू में लिनलान द्वारा उस पर बंदूक तानने के कारण गुस्से में था,
ये सोचकर कि यह महिला उसके उपकार का बदला दुश्मनी से चुका रही है, लेकिन जब वह उसका मतलब समझ गया तो उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। हालांकि अमन वह नहीं करना चाहता था जिसका वह संकेत दे रही थी। उसका अपना स्वाभिमान था। अगर वह यहाँ सिर्फ किसी की बीमारी का इलाज करने आया था और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उसे दान दिया जा रहा हो, तो वह इस व्यक्ति का इलाज कभी नहीं करेगा। अतीत में जब वह अपने दादा रमेश के साथ बीमारियों का इलाज करने जाता था तो उनके साथ अतुलनीय सम्मान और कृतज्ञता का व्यवहार किया जाता था। आज वह ऐसी स्थिति में कैसे फंस सकता था? उसकी रगों में बसे गर्व ने उसे झुकने नहीं दिया और इसलिए वह गर्व से खड़ा रहा और बूढ़े की नजर से अपनी नजर हटाने से इनकार कर दिया। हा। कुछ क्षणों तक अमन को घूरने के बाद बूढ़ा जोर से हंसा। यही सही है, अब ऐसे अभिमानी युवक को देखना दुर्लभ है। लान, एक बंदूक नीचे करो। वह तुम सबसे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं उसमें अपने विद्रोही और बेलगाम युवा स्वरूप को देख सकता हूँ। हा, मुझे वे पसंद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ये सुनकर लिनलान ने तुरंत बंदूक रख दी और अमन की ओर अपनी आंखें घुमाई, जैसे उसे बहुत अभिमानी होने के लिए चुपचाप डांट रही हो। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन बूढ़े की बातों पर वह थोड़ा अवाक भी था। हालांकि यह बूढ़ा आदमी ऊपर से उसकी प्रशंसा कर रहा था, वास्तव में वह अपनी प्रशंसा कर रहा था। वह वाकई एक अहंकारी पागल था। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े ने पूछा। इस क्रिया ने लिनलान को आश्चर्यचकित कर दिया। ये पहली बार था जब चीफ ने स्वयं पहल करके किसी कनिष्ठ का नाम पूछा था। मेरा नाम अमन है। उसके शब्दों पर बूढ़ा कुछ सोचता हुआ लगा। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और उससे गंभीरता से पूछा, रमेश तुम्हारे क्या लगते हैं? अमन इस सवाल पर थोड़ा हैरान हुआ और जिज्ञासावश पूछा, सर, क्या आप मेरे दादाजी को जानते हैं? वह इस आदमी को लिनलान की तरह चीफ कहना चाहता था, लेकिन किसी तरह उसे ऐसा कहना अनुचित लगा। अंत में उसने एक साधारण सर कहना ही ठीक समझा। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। 20 साल पहले मेरा उनसे व्यवहार रहा था और वह उन लोगों में से एक है जिन्हें मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज उनके पोते से मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, उसने कहा। तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? मुझे उम्मीद थी कि वह अपने जादुई हाथों से मेरा इलाज कर पाएंगे। दादाजी उत्तर पश्चिम में हैं, लेकिन वह अक्सर जड़ी बूटियां लेने या लोगों की बीमारियों का इलाज करने बाहर जाते रहते हैं, अमन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उस समय मैंने शुरू में इलाज करवाने से मना कर दिया था, लेकिन जब कोई पुराना दोस्त लोगों का इलाज करने आता है तो मुझे चाहे जो भी हो अपनी किस्मत आजमानी ही पड़ती है, बूढ़े ने समझाया और लिनलान को उसे उठाने में मदद करने का इशारा किया। लिनलान और 2 युवा नर्सें जल्दी से बूढ़े को कुर्सी से उठाने में मदद करने के लिए आ गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता। केवल एक चीज जो मैं हिला सकता हूँ वह है मेरा मुंह, इसलिए मैं इसी तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। महिलाओं द्वारा बूढ़े को ऊपर उठाने में मदद करने के बाद उसने अमन के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। इस स्थिति ने लिनलान और 2 युवा नर्सों को चौंका दिया। उन्हें लगभग हर दिन डांट पड़ती थी। वे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि पुराने चीफ, जिनका स्वभाव बहुत सख्त था और जो हमेशा लोगों को डांटते थे, एक युवक के प्रति इतने विनम्र होंगे। लिनलान विशेष रूप से हैरान थी। वह यहाँ कई वर्षों से थी, लेकिन उसने कभी भी चीफ को किसी के साथ इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। वह अमन के बारे में कुछ जानकारी जानती थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसकी पृष्ठभूमि उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने मान ली थी। ये सोचना कि उसके दादाजी वास्तव में उनके चीफ, जो उनके दिलों में युद्ध के देवता गॉड ऑफ वॉर थे, के पुराने मित्र थे और यहाँ तक कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका चीफ बहुत सम्मान करते थे। उनके पोते के रूप में अमन एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता था? उसने चीफ को, जो इतना मजबूत आभास दे रहे थे, इतने निर्लज शब्द कहे थे कि लिनलान इतना डर गई थी कि उसने अपनी बंदूक निकाल ली थी और अमन को धमकाया था। अब जब वे इतने सौम्य स्वर और लहजे में बात कर रहे थे, अमन को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। अपना अहंकार छोड़ते हुए वह तुरंत आगे बढ़ा और बूढ़े का हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बूढ़ा देख सकता था कि अमन ने बहुत तेजी से उसका हाथ पकड़ा था। उसके हिलने डुलने की गति उसके द्वारा मिले किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में तेज थी और वह दंग रह गया। हालांकि अमन ने बूढ़े की हैरान नजर को नजरअंदाज किया और उसकी नब्ज जांचने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ऐसा करने के बाद वह चौंक गया। आपको जहर दिया गया है और यह काफी लंबे समय से है। इसके अलावा आपको बहुत गंभीर चोट लगी है और आप अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं।
आपकी प्राण ऊर्जा की नब्ज अव्यवस्थित है और आपकी नब्ज उतार चढ़ाव भरी है। आपकी बीमारी पहले से ही बहुत गंभीर स्थिति में है, उसने स्पष्ट रूप से कहा। अमन के निदान ने लिनलान के चेहरे के भावों को तुरंत बदल दिया और इसने दोनों छोटी नर्सों को भी डर से खपा दिया। निदान सुनकर बूढ़े के चेहरे के भाव भी बदल गए, लेकिन वे तुरंत सामान्य हो गए। तुम सही कह रहे हो, जैसा कि ईश्वरीय डॉक्टर के वंशज से अपेक्षित था। मैं वास्तव में कई साल पहले घायल हो गया था और साथ ही मुझे जहर भी दिया गया था। जहर अभी तक निकाला नहीं गया है। बूढ़ा हंसा, फिर उसने उससे गंभीरता से पूछा, मुझे सीधे बताओ, क्या ये ठीक हो सकता है? जब उसने ये पूछा तो बूढ़े ने अमन की ओर देखा, जो बिना पलक झपकाए उसकी नब्ज की निगरानी करता रहा। न केवल बूढ़ा उसे देख रहा था, बल्कि लिनलान की खूबसूरत आंखें भी वही कर रही थीं, जिनमें उम्मीद भरी थी। वह वास्तव में उम्मीद कर रही थी कि अमन कहेगा कि यह इलाज योग्य है। पुराने चीफ की बीमारी का इलाज करने के लिए सेना देश के कई शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों को लेकर आई थी। इन चिकित्सा विशेषज्ञों ने कई उपचार योजनाएं तैयार की थीं, लेकिन अंतिम परिणाम अंततः अप्रभावी रहे थे। उनके लिए अमन को इलाज के लिए लाना एक अंतिम उपाय था। एक हताश स्थिति में से कुछ बेहतर निकालने की उनकी मानसिकता मुसीबत पैदा कर रही थी। जिसने सुझाव दिया था कि अमन को एक मौका दिया जाना चाहिए, वह लिनलान ही थी। यदि उसने कहा कि इसका इलाज किया जा सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है, तो उसने एक महान योगदान दिया होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसी बात वास्तव में उसके लिए मायने रखती थी। जब तक वह उस चीफ की बीमारी को ठीक कर सकती थी, जिसने उसके लिए एक सख्त पिता की तरह काम किया था, तब तक उसे सजा मिलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि जब अमन ने धीरे से अपना सिर हिलाया तो उसे लगा कि उसका दिल बैठ गया है। सर, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर बूढ़े ने अमन की ओर देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि ठीक होने की उम्मीद है? हाँ, इस बार अमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जब तक आप मुझे अपना इलाज करने देने के लिए तैयार हैं, तब तक हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि मैं आपके लक्षणों को कम कर सकता हूं या उन्हें पूरी तरह से ठीक भी कर सकता हूं। उसकी बातों ने लिनलान के दिल में उम्मीद की एक जलती हुई आग जला दी। बूढ़ा हंसा और फिर अमन को गंभीरता से देखा। डरने की क्या बात है? मैं अपने जीवन में कभी किसी चीज से नहीं डरा। बहुत लंबे समय तक मुझे लगा कि मुझे मौत की सजा दी गई है, लेकिन अब जब मुझे पता है कि ठीक होने की उम्मीद है, तो मैं इसे आजमा सकता हूं। अमन, आज से कृपया मेरा इलाज करो। इलाज का जो भी परिणाम निकले, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। बूढ़े की बातों ने एक बार फिर लिनलान को चौंका दिया। चीफ की आज की हरकतें वाकई बहुत असामान्य थीं। वह अमन को एक नए नजरिए से देखने से खुद को रोक नहीं सकी। बूढ़े आदमी की हंसी और उसकी आंखों की कोमलता से अमन महसूस कर सकता था कि उस व्यक्ति ने उस पर विश्वास जताया है। उसने अपने दिल में गर्व की लहर महसूस की और वह बूढ़े के पास झुककर बैठ गया और ईमानदारी से बोला, मैं पहले आपकी जांच करूंगा, उसके बाद ही सोचूंगा कि कौन सी उपचार योजना अपनानी है। ठीक है, बूढ़ा बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। तो फिर आपको पहले अपने कमरे में वापस चलना चाहिए, उसने धीमी आवाज में सुझाव दिया। मुझे मेरे कमरे में ले चलो। बिना किसी संकोच के बूढ़ा अमन के अनुरोध पर सहमत हो गया और दोनों नर्सों को आदेशानुसार करने दिया। लिनलान भी मदद के लिए आगे बढ़ी, जिससे अमन वहां खड़ा होकर उन महिलाओं को अपना काम करते हुए अजीब तरह से देखता रहा। तीनों के साथ मिलकर काम करने के बाद वे आखिरकार बूढ़े को पहली मंजिल के एक कमरे में ले जाने में सफल रहे। कमरा बहुत विशाल था। वहां एक बैठक, लिविंग रूम, एक अध्ययन कक्ष और साथ ही एक शयन कक्ष भी था। शायद यही वह बूढ़ा रहता था। बूढ़े का शरीर हिलने डुलने की क्षमता खो चुका था, इसलिए उसके लिए ऊपर की मंजिल पर रहना असुविधाजनक था। इसलिए जो एकमात्र काम किया जा सकता था वह था उसे पहली मंजिल पर रखना। अमन ने ये सब देखने के बाद यही निष्कर्ष निकाला। बूढ़े का निवास आलीशान नहीं था और उसे सरल और साधारण भी कहा जा सकता था। इससे पता चलता था कि वह किस तरह की जीवन शैली जीता था। चीफ को घर के अंदर ले जाने और उन्हें चौड़े लकड़ी के बिस्तर पर लिटाने के बाद अमन ने बूढ़े को अपने कपड़े के बटन खोलने और अपने चौड़े पजामे को ऊपर खींचने का आदेश दिया। दोनों नर्सों ने तेजी से बूढ़े के कपड़े के बटन खोल दिए। पजामा ऊपर खींचने के बाद अमन ने ठंडी सांस भरी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव बिखरे हुए थे, मानो किसी ने चाकू का इस्तेमाल करके उसे बेतरतीब ढंग से काटा हो। बूढ़े के शरीर पर घावों को देखकर अमन लिनलान के शरीर के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। उसके शरीर पर भी कई घाव थे। इन लोगों के साथ क्या हो रहा था? इतने सारे घाव क्यों थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे अक्सर दूसरों के साथ लड़ते हों?
उसे अपने अनुमानों पर विश्वास करना आसान लगा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लिनलान घायल होने पर अपने हाथ में बंदूक लिए हुए थी और उसे गोली के घाव भी लगे थे। हालांकि वह थोड़ा हैरान था, अब शांति का समय था तो इतनी सारी लड़ाइयां कैसे हो सकती थीं? क्या तुम डर गए हो? ये देखते हुए कि अमन उसके शरीर को एकटक देख रहा है, बूढ़े ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने इसके बारे में सुना है या नहीं, लेकिन निशान सैनिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होते हैं। ये हम सैनिकों का गौरव है। अमन ने अपने होंठ सिकोड़े लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बूढ़े की बात से पूरी तरह असहमत था। उसे यह कहने का क्या अधिकार था कि निशान सैनिक का सम्मान होते हैं? लिनलान जैसी खूबसूरत महिला के शरीर पर भी इतने सारे घाव थे, तो इसमें गर्व करने वाली क्या बात थी? महिलाओं की त्वचा साफ और शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए यदि उनका शरीर निशानों से भरा है, तो वे गर्मियों में अच्छे कपड़े कैसे पहन सकती हैं? ये और भी अजीब होगा अगर वे किसी को डरा न दें। अमन का मानना था कि लिनलान गर्मियों में भी आधी बाजू की शर्ट या स्कर्ट नहीं पहनेगी, और यह सब उसके शरीर पर बिखरे निशानों के कारण था। उनमें से कुछ काफी डरावने भी थे, और तभी उसने एक बार फिर उसे उसके निशानों से छुटकारा दिलाने में मदद करने के बारे में सोचा। इसके बारे में सोचना ही दिल दहला देने वाला था, उन्हें करीब से देखना तो दूर की बात थी। वह इस बारे में बाद में लिनलान से बात करेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह इलाज चाहती है। सावधानीपूर्वक जांच के बाद अमन एक प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचा। मेरा मानना है कि जहर के दुष्प्रभावों और आपकी चोटों के समय पर इलाज की कमी के कारण आपकी नसें और मांसपेशियों के ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए थे, और जहर ने आपके मस्तिष्क से आपकी नसों के माध्यम से भेजे गए संकेतों में बाधा डाली है। इसलिए आपके अंगों की गति में बाधा आ रही है, जिससे आपकी मांसपेशियां पब फ्यूचर एड्स सिकुड़ रही हैं और बदले में आपके अंग हिलने डुलने में असमर्थ हो रहे हैं, उसने बूढ़े और लिनलान को बताया, जो दोनों धैर्यपूर्वक उसके निदान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा निदान उन अन्य डॉक्टरों के समान है जिन्हें मैंने यहां आमंत्रित किया था, बूढ़े ने प्रशंसा की। बिना किसी आधुनिक उपकरण का उपयोग किए तुमने केवल अपनी इंद्रियों के आधार पर ही मेरी बीमारी का कारण खोज लिया। तुम उनसे बेहतर हो। क्या इसका इलाज हो सकता है? लिनलान ने धीमी आवाज में पूछा। वह पहले ही भूल चुकी थी कि उसने अमन को यहां आने से पहले चुप रहने के लिए कहा था। हालांकि अमन के पास पहले से ही एक प्रारंभिक उपचार योजना थी और उसे अपने कौशल पर कुछ हद तक भरोसा था, लेकिन वह कोई गारंटी नहीं देना चाहता था। मैं किसी बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आखिरकार चिकित्सा में अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती थीं। वह शेखी बघारने के बाद लिनलान की नजरों में नहीं गिरना चाहता था, और न ही वह बूढ़े और उसके आदमियों द्वारा दंडित होना चाहता था। ये मजबूत सैनिकों का एक समूह था। वह उनसे डरा हुआ था। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी क्षमताओं पर थोड़ा भरोसा है, वरना तुम ऐसा नहीं कहते। बूढ़ा उसके विचारों को समझता हुआ लगा और धीरे से हंसा। तुम निश्चिंत होकर इलाज कर सकते हो। भले ही यह पता चले कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा और न ही उन्हें तुम्हें दोष देने की अनुमति दूंगा। बूढ़े की बातों ने अमन को शांत होने दिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, उसने बूढ़े को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हुए एक बार फिर वादा किया। आपका रवैया बहुत अच्छा है, सर, यह महत्वपूर्ण है ताकि आपका शरीर तेजी से ठीक हो सके। इतना ही नहीं, अब जब आप इलाज में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो यह मुझ पर मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करेगा और चिंता कम हो जाएगी। यह इलाज के लिए अधिक फायदेमंद होगा। वह मुस्कुराया। अगर मुझे पहले इलाज में केवल 10% भरोसा था, तो अब मुझे कम से कम 20% भरोसा है। पब फ्यूचर एड्स। अमन की बात सुनकर लिनलान ने आखिरकार राहत की सांस ली। तो फिर इलाज कब शुरू होगा? ये पहली बार था जब पुरानी और नई पीढ़ी इतनी सामंजस्यपूर्ण थी। अतीत में जब डॉक्टर चीफ का इलाज करने आते थे तो दोनों पक्षों का अंत हमेशा दुखद होता था। वे डॉक्टर अक्सर डर और घबराहट में काम करते थे। वे चीफ के अधिकार से डरते थे और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। वे काम करने में भी डरपोक थे और कोई भी साहसी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। और स्थिति को बदतर बनाने के लिए चीफ भी गर्म स्वभाव के थे। वे किसी भी समय जोर जोर से कोसने लगते थे, जिससे कई डॉक्टरों का रक्तचाप बढ़ जाता था, जिससे वे उपचार स्थल पर ही बेहोश हो जाते थे। अंत में चीफ को इलाज से नफरत हो गई थी। जो डॉक्टर उनकी जांच करने आते थे, उन्हें वे रूखेपन से मना कर देते थे। अंत में लिनलान ने आखिरकार अमन को इलाज में मदद के लिए बुलाने की हिम्मत की। पहले तो उसे बहुत भरोसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका साहसी सुझाव सबसे अच्छा साबित हुआ। चीफ की बीमारी के ठीक होने की आशा पहले ही जग गई थी। बेशक ये केवल एक हल्की सी आशा थी। मैं अभी इलाज शुरू करूंगा।
अमन ने दोनों नर्सों से बूढ़े के शरीर को पानी से पोंछने के लिए कहा, जबकि उसने इलाज की तैयारी शुरू कर दी। एक्यूपंक्चर, मालिश और दवा इस तरह की बीमारी के इलाज के लिए सबसे अच्छे विकल्प थे। अमन ने उस तरह के एक्यूपंक्चर के साथ इलाज शुरू करने की तैयारी की जिसमें वह कुशल था। लिनलान से कुछ शराब, अल्कोहल, गर्म पानी और अपने हाथ पोंछने के लिए एक कपड़ा तैयार करने के लिए कहने के बाद अमन ने अपने साथ लाई गई चांदी की सुइयां निकाली। एक्यूपंक्चर के लिए वह जिन चांदी की सुइयों का उपयोग करता था वे विशेष रूप से उसके दादाजी द्वारा बनाई गई थीं। वे साधारण चीनी चिकित्सा डॉक्टरों द्वारा उपयोग की जाने वाली सुइयों के समान नहीं थीं, लंबाई और मजबूती में बड़ा अंतर था। जब उन्होंने चांदी की सुइयां बनाई थीं तो उन्होंने उनमें कुछ खास चीजें मिलाई थीं। उनमें क्या मिलाया गया था अमन को नहीं पता था, वह उसके दादाजी का राज था। चांदी की सुइयों को शराब से कीटाणुरहित करने के बाद अमन ने अपने हाथों को गीला करने के लिए गर्म पानी का उपयोग किया। फिर उसने उन्हें पोंछकर सुखाया और बूढ़े के घुटने की धीरे धीरे मालिश करने लगा। मालिश के एक दौर के बाद घुटने के उस हिस्से की त्वचा थोड़ी लाल हो गई। यह अब पहले की तरह सूखी नहीं थी। अमन ने एक चांदी की सुई उठाई और बिजली की गति से उसे बूढ़े के घुटने के जोड़ में चुभो दिया। उसने सुई का इतनी तेजी से इस्तेमाल किया कि लिनलान भी, जो हमेशा गति में अच्छी रही थी, इसे देखकर हैरान रह गई। इस बच्चे के पास निश्चित रूप से एक जटिल कौशल समूह था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास काफी चिकित्सा कौशल भी है। शायद वह वाकई सबको हैरान कर सकता था। ये सोचकर लिनलान खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अमन ने तेजी से बूढ़े के घुटने के जोड़ में सुई चुभोई और उसके तुरंत बाद उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी एकत्र की और उसे 3 उंगलियों का उपयोग करके सुई के माध्यम से प्रवाहित किया। थोड़ी देर बाद बूढ़े के घुटने के जोड़ की मांसपेशियां अचानक कांप उठीं। हालांकि हलचल मामूली थी, फिर भी अमन इसे नोटिस करने में सफल रहा। बूढ़े ने थोड़ा माथा सिकोड़ा जैसे कि दर्द में हो, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। अमन ने एक और सुई पकड़ी और घुटने के एक अन्य एक्यूपंक्चर बिंदु पर चुभाने के लिए उसी पद्धति का उपयोग किया, फिर सुई में और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। प्रतिक्रिया में बूढ़े के घुटने की मांसपेशियां फिर से कांप उठीं, लेकिन इस बार हलचल पिछली बार की तुलना में अधिक स्पष्ट थी। इस पूरे समय लिनलान की नजरें अमन पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर खुशी का हल्का भाव देखकर वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। बूढ़े ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और जब अमन उसके शरीर में सुइयां चुभोता रहा तो वह बिल्कुल नहीं हिला। जब उसने बूढ़े के पूरे शरीर के कई दबाव बिंदुओं, प्रेशर पॉइंट्स पर सुइयां चुभोना समाप्त कर लिया तो उसने उन्हें अत्यंत तेज गति से वापस निकाल लिया। यह मेरी अपेक्षा से बेहतर रहा, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक कपड़े से अपने माथे का पसीना पोंछा। आपके पूरी तरह ठीक होने की संभावना और 10% बढ़ गई है। हालांकि आपकी स्थिति गंभीर है, फिर भी एक्यूपंक्चर के बाद आपकी नसों और मांसपेशियों ने प्रतिक्रिया दी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी कार्यक्षमता पूरी तरह से नहीं खोई है, उसने समझाया। अभी मैंने आपकी मांसपेशियों में चीख प्रवाहित की और यह आपकी नसों और मांसपेशियों को थोड़ा सक्रिय करने में सक्षम रही। इलाज के लिए अभी बहुत देर नहीं हुई है। एक्यूपंक्चर थेरेपी के सिद्धांत बहुत जटिल थे, इसलिए अमन सब कुछ एक बार में नहीं समझा सका और न ही वह चाहता था। इसके अलावा अगर वह कुछ चीजें उनकी कल्पना पर छोड़ देता तो इससे उसे बहुत अधिक लाभ होता। अतीत में मैंने कई डॉक्टरों से एक्यूपंक्चर थेरेपी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि केवल तुम्हारी तकनीक को क्रियान्वित होते देखकर मैं देख सकता हूं कि तुम कहीं बेहतर हो और तुम्हारे पास एक अनूठी तकनीक भी है। तुम किस तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे हो? यह मेरे दादाजी की अनूठी एक्यूपंक्चर तकनीक है। उन्होंने अनगिनत पूर्ववर्तियों की तकनीकों का सारांश निकालने के बाद इसे स्वयं बनाया था, अमन ने संकोच करते हुए समझाया। ये कभी बाहरी लोगों को नहीं दी गई और न ही इसका कोई नाम है। तो यह लो एक्यूपंक्चर पद्धति है, बूढ़े ने कहा। जब तुमने अभी सुई चुभोई तो मैं अपनी मांसपेशियों को कांपते हुए देख और महसूस कर सकता था। साथ ही मैं अपने शरीर में गर्म और ठंडी ऊर्जा की एक वैकल्पिक लहर जैसा कुछ महसूस कर सकता था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, उसने टिप्पणी की, फिर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वाकई इलाज की उम्मीद है। अमन धीरे से हंसा। फिर मैं आपके महत्वपूर्ण जोड़ों की दोबारा मालिश करूंगा। आखिरकार मालिश के साथ एक्यूपंक्चर के संयोजन से सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसके बाद मैं एक नुस्खा लिख दूंगा, तो आपको बस मेरे निर्देशों के अनुसार अपनी दवा लेनी होगी। हम देखेंगे कि आधे महीने में इसका क्या परिणाम निकलता है। मैं ऐसा ही करूंगा, बूढ़ा तुरंत मान गया।
अमन ने अपने हाथ फिर से धोए और बूढ़े के हाथ पैरों की मालिश की, विशेष रूप से उसके जोड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। मालिश करते समय उसने दोनों नर्सों को उसकी मालिश तकनीक को अच्छी तरह से सीखने का निर्देश भी दिया। हिलने डुलने की क्षमता खोने से पहले बूढ़ा संभवतः नियमित रूप से उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण में लगा रहता था। उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं। हालांकि क्योंकि उसने हाल ही में व्यायाम नहीं किया था, उसकी पूर्व में मजबूत मांसपेशियां मुरझाने लगी थीं। अमन के उपचार शुरू करने से पहले नर्सें बूढ़े की मांसपेशियों की नियमित मालिश कर रही थीं ताकि उन्हें बहुत जल्दी खराब होने और मुरझाने से रोका जा सके। हालांकि अमन को जिस दबाव का उपयोग करने की आवश्यकता थी, वह पहले की तुलना में बहुत अधिक था। इसके अलावा जिन हिस्सों पर उसने ध्यान केंद्रित किया वे अलग थे, और जिस तरीके से उसने मालिश की वह भी बहुत अलग था। वीडियो गेम की भाषा में कहें तो, यदि उनकी पिछली मालिश तकनीक को उपयोग करने के लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट की आवश्यकता थी, तो अमन की विधि के लिए 10 स्ट्रेंथ पॉइंट की आवश्यकता थी। इस तकनीक का प्रभाव निस्संदेह पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। जब उसने आखिरकार काम खत्म किया तो अमन का सिर पसीने से तरबतर था। बूढ़ा भी पसीने से लथपथ था, लेकिन पहले की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में दिख रहा था। यदि आप हर दिन पूरे शरीर में पसीना बहा सकते हैं और मेरे निर्देशों के अनुसार दवा ले सकते हैं, तो आपके शरीर में बचा हुआ जहर जल्दी ही चयापचय मेटाबोलाइज होकर बाहर निकल जाना चाहिए, अमन ने कहा। एक बार जहर निकल जाने के बाद आपका आधा इलाज समझो पूरा हो गया। अमन ने फिर लिनलान को पेन और कागज लाने का निर्देश दिया और स्वयं को नुस्खा लिखने के लिए तैयार किया। लिनलान ने तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया और उसे एक पेन और कागज लाकर दिया। जैसे ही उसने नुस्खा लिखा, वो उसके पीछे खड़ी होकर उसे देखने लगी। अमन की लिखावट बहुत सुंदर थी। स्याही एकदम साफ अक्षरों में ढली थी, जो किसी सुलेख कैलीग्राफी मास्टर के काम जैसा लग रहा था, और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। इस बच्चे की लिखावट बिल्कुल बेदाग थी। अमन ने नुस्खा लिखना समाप्त करने के बाद इसे लिनलान को सौंप दिया और कहा, लगातार 15 दिनों तक दिन में 3 खुराक लें, एक सुबह, दोपहर और शाम को। उसके बाद मैं शेष लक्षणों के अनुसार नुस्खा या खुराक बदल दूंगा। लिनलान ने जवाब में सिर हिलाया और नुस्खे को सावधानी से रख लिया। सर, अगर मैं खाली हुआ तो मैं कल फिर से आपकी एक्यूपंक्चर उपचार में मदद करने आऊंगा। लेकिन बात यह है कि हाल ही में मेरी बहुत अधिक सैन्य ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे पास समय होगा या नहीं, अमन ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बूढ़े से कहा। यदि बूढ़े और लिनलान को लगा कि वह जानबूझकर न आने का बहाना ढूंढ रहा है, तो यह उसे ठीक नहीं लगेगा। मैं तुम्हें लेने आऊंगी, लिनलान ने उससे कहा। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही छुट्टी की अर्जी दे दी है। तुम अभी भी स्कूल में हो? बूढ़ा काफी हैरान था। हाँ, मैं हूँ, अमन ने जवाब में सिर हिलाया, थोड़ा झेपते हुए। मैं येनचिंग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लिनिकल मेडिसिन का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैंने हाल ही में यूनिवर्सिटी में पंजीकरण कराया है और सैन्य प्रशिक्षण 1 सप्ताह से चल रहा है। क्लिनिकल मेडिसिन, ये सुनकर बूढ़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। तुम वास्तव में क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास एक दादा है जिन्हें ईश्वरीय डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है, और तुम्हारा चिकित्सा कौशल पहले से ही इतना अच्छा है। तुम अभी भी क्लिनिकल मेडिसिन क्यों पढ़ रहे हो? अमन के फैसलों से केवल बूढ़ा ही भ्रमित नहीं था, लिनलान भी उसे हैरानी से घूर रही थी। जवाब में अमन ने समझाया, यह मेरे दादाजी का विचार था। वह चाहते थे कि मैं पारंपरिक और आधुनिक दोनों औषधीय पद्धतियों को जितना संभव हो सके एकीकृत करूं। ये सुनकर बूढ़े ने उसे अर्थपूर्ण तरीके से देखा और स्थिति को मोटे तौर पर समझ लिया। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा और बस मुस्कुरा दिया। तो मैं कल तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। उसने अमन को थोड़ा सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नींद आ रही थी। तभी लिनलान ने अमन को बाहर जाने का इशारा किया। जब वे छोटे बगीचे में टहल रहे थे तो लिनलान ने धीमी आवाज में उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह कौन है? अमन ने चुपचाप पूछा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे दादाजी के पुराने दोस्त होंगे। लिनलान एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपना सिर हिलाया। हम कुछ दिनों में इस बारे में बात करेंगे। अगर सुविधाजनक हुआ तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगी। अमन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने आगे पूछताछ नहीं की। हालांकि उसने एक और सवाल सोचा और तुरंत पूछा, तुम्हारे शरीर की चोटें कैसी हैं? क्या तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो? मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, लिनलान ने उत्तर दिया, हालांकि वह अभी भी स्थिति को लेकर थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और उसे फिर से सिर हिलाया। शुक्रिया,
ये लिनलान का तहे दिल से शुक्रिया था। वह उस आपदा से बच निकलने के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी और अमन के प्रति कृतज्ञता से भरी थी। भले ही उसने उसका पूरा शरीर देखा था, फिर भी वह उसकी आभारी थी। जब वह यहाँ चेकअप के लिए लौटी तो बेस के डॉक्टर सभी बहुत हैरान थे, क्योंकि उसके घाव बहुत अच्छी तरह से भर गए थे। 10 से अधिक दिनों के बाद पपड़ी पूरी तरह से उतर गई थी और जो हुआ उसकी याद दिलाने के लिए केवल एक हल्का निशान बचा था। लिनलान, जिसने सोचा था कि शरीर पर कुछ बदसूरत निशान रह जाएंगे, सुखद आश्चर्य महसूस किए बिना नहीं रह सकी। चाहती हो कि मैं तुम्हारे घावों पर एक और नजर डालूं? अमन ने अचानक धीरे से पूछा, जबकि वह गहरी सोच में डूबी थी। उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया।